Hello, everyone, and welcome to our podcast. I'm Ridhima from NC Wealth Research Center, and I'm excited to take you to a journey into the world of global financial markets, wealth creations, and smart investing. Here, we all will decode real trading strategies, understand market psychology, global opportunities, and learn how intelligent decisions can shape a successful financial future whether you are a beginner or you are experienced trader. So this space is for you. So sit back, take notes, and let's begin. Today we have here with us Mr. Nishant Chauhan, a seasonal financial market trainer and founder of NC Wealth Research Center. He has trained hundreds of students across India and abroad. Known for his practical research driven approach and expertise in global markets and fund management. His mission is to empower individuals to become financially independent through world class education and mentorship. So, here we have with us Mr. Nishant Sohan. So, we welcome him. थैंक यू Hello. थैंक यू रितिमा जी। हम लोग आज का जो कन्वर्सेशन है वो हिंदी में रखते हैं क्योंकि हमारी जो है ऑडियंस काफी हिंदी में समझती है। I आप will मुंबई try. से हो मैं समझ रहा हूँ लेकिन फिर भी हम हिंदी में समझाते हैं। तो आज Done. आप एज ए स्टूडेंट जो भी आपके मन में सवाल हो और आप तो रोज स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, Right. तो जो भी स्टूडेंट के बिहार पे समझ में आता है आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना चाहो। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स आई कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ सो आई हैव सेट बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड आई विल डेफिनेटली टेक योर टाइम बिकॉज आंसर्स क्लियर रहेंगे तो उनको भी क्लैरिटी रहेगी ठीक है, वेयर दे हैव टू गो करेक्ट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन हम अपने आप को अपार्ट फ्रॉम अदर ट्रेनिंग और कोर्सेज हाउ वी आर डिफरेंट एज अ एनसी वेल्थ रिसर्च सेंटर बिल्कुल आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा है और ये काफ़ी स्टूडेंट्स भी पूछते होंगे, आपको पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं। तो जब आप लोग लर्निंग की शुरुआत करते हो, तो 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है आप कोर्सेज़ सीख लीजिए, दूसरा आता है आप ट्रेनिंग करिए, ठीक है? कोर्सेज़ में आप यूट्यूब में सीखते हो, यहाँ-वहाँ सीखते हो, कोई कोर्स बाय करते हो वगैरह। वहाँ पे आपको एक लिमिटेड एक्सपोज़र मिलता है। जब आप प्रैक्टिकल एक्सपोज़र लेना चाहते हो, तो आपको पूरी ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेनिंग जो होती है, वो ऐसे होती है जब आप कोई कंपनी में जॉइन करो एज़ अ जूनियर ट्रेडर और कोई सीनियर ट्रेडर आपको गाइड कर रहा है और एक ऑफिस के एनवायरनमेंट में आप रोज काम करो। तब जो आप सीखते हो वो एक्चुअली कोर्सेज से बहुत डिफरेंट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मुझे पूछोगे हम लोग कैसे डिफरेंट है, तो हम लोग जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर करियर बनाना चाहते हैं और बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के वर्क एनवायरनमेंट को समझना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, उनके लिए हम जो है अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाना, इसके बाद प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट करवाना, इसके बाद किसी को खुद का अपना हेज फंड चालू करना है, तो उसमें हेल्प करना और स्केल करना, वो हमारी ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी लोगों से अलग है। इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई ट्रेनिंग देने का मान लो कि कोई साहस कर पाए, क्योंकि साहस करने के लिए भी ट्रेडिंग फ्लोर चाहिए, हेज फंड के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, सिखाने का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स बिल्ड करने का ट्रैक रिकॉर्ड भी चाहिए, तब जाके आप स्टूडेंट्स को ना कुछ परोस सकते हो। करेक्ट सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से दिस इज नॉट अ कोर्स यस। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वेयर यू कैन ऑल्सो यूज अ वर्ड कॉल्ड इंटर्नशिप और यू कैन से एम्प्लॉय बेस्ड जिससे आप ऑफिस में आ रहे हो एज एन एम्प्लॉय आप काम कर रहे हो या तो उसको आप इंटर्नशिप का नाम दे सकते हो या तो कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला सीन आप उधर पे क्रिएट करते हो ठीक है सो फाइन कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इंक्वायरीज यू गेट इन अ डे जो आपको ऐसे ट्रेडर्स मिलते होंगे पूरे दिन में जो बोलते होंगे हमको सब आता है आप सिर्फ हमको फंड दो हम मैनेज करते हैं बिल्कुल सही बात है आपकी कि जब हम लोग एक हेज फंड चलाते हैं, तब हम कम से कम मैं अपना बताऊँ तो हम लोग तो रोज़ बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ रिसीव करते हैं। तकरीबन अब मुझे अपना एक्सपीरियंस में बताऊँ तो 100 से ज़्यादा इंक्वायरी आती है, जब ट्रेडर कोई मुझे बोलता है कि मेरे पास जो है ना एक स्किल है, मुझे ये स्ट्रैटेजी आती है, मैंने ये कोर्स किया है, मुझे सब आता है मार्केट के बारे में, मैं आपको रिटर्न निकाल के दूँगा, मुझे आप पैसा दे दीजिए। अब कोई इंस्टीट्यूशन जो होता है वो इस तरीके से अनप्रोफेशनल वे में किसी ट्रेडर को पैसा नहीं देता। राइट मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट समझाता हूँ, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना चाहिए। यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे अप्रोच करते हैं कि मैं आपको चार्ट लगा के दिखा देता हूँ, आप मेरा देख लीजिए, मेरा 7 दिन का परफॉर्मेंस दे दीजिए, मेरा 10 दिन का परफॉर्मेंस देख लीजिए। ये सही तरीका नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करने का। प्रोफेशनली अगर किसी इंस्टीट्यूशन को आप अप्रोच करना है तो आप जो है
अपना ट्रेडिंग स्टाइल और मेथोडोलॉजी है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए, टाइप करिए, फिर उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको लिखिए, फिर आपने उस स्टाइल के ऊपर जितने भी ट्रेडिंग की है, चाहे अपने अकाउंट में ट्रेडिंग की है, चाहे अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट में ट्रेडिंग की है, उसकी जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है, उस सारों को अटैच करिए, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को अच्छे ऑडिटर के पास वेरीफाई करवाइए और फिर उसका एग्रीगेट परफॉर्मेंस जो आया है उसको आप लिखिए और रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि पूरी मेथड का शार्प रेशियो क्या था, काल्म रेशियो क्या था, 2 साल का क्या डिस्कस निकला है। फिर आप एक प्रोफेशनली मान लो मेल करिए और एक इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करिए कि देखो मेरे पास जो है ऐसी मेथोडोलॉजी है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड कर रहा हूँ, मैंने ऑडिट करवाया है, मैंने जो भी बोला है वो झूठ नहीं बोला है। मेरे को अपनी बात को डिटेल में कहने का मौका दीजिए। तब जाके जो है हाँ। आपको इंस्टीट्यूशंस मौका देता है। ऐसा आप घर पे बैठ के आपको 2 चीज़ें अगर मार्केट में आ गई है, तो किसी का 500 हज़ार 2,000 करोड़ कभी मैनेज नहीं कर सकती, ये ख्वाब ही है। सो यू आर सेइंग बट इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली अप्रोच करना ये तो कुछ डायरेक्ट वे आउट नहीं हुआ करने का इन द मार्केट कि एनी एक्स वाई जेड और जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो भले कितने भी साल का एक्सपीरियंस लिया हो वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को तो जाके अप्रोच नहीं कर सकता इंस्टीट्यूशन को कि भाई आप तुम मुझे फंड दो करेक्ट, सो देयर विल बी अ प्रॉपर वे टू डू दैट करेक्ट। सो ये जो हेज फंड वाला जो वर्ड चल रहा है आज हुँ, की डेट हुँ, में हुँ, everybody is getting so much attracted about हुँ, hedge fund हुँ। but people do not have knowledge about it what we see on YouTube गूगल पे भी सर्च करो तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं है हुँ, सो हेज फंड इंडिया में है भी और नहीं भी बट पीपल डू नॉट हैव नॉलेज हुँ। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द प्रॉपर वे टू मेक अ करियर इन द हेज फंड इंडस्ट्री ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल जो है पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं जो हेज फंड इंडस्ट्रीज में एस्पायर कर रहे हैं, उनको बहुत काम आएगा। पहला तो मैं आपको बताऊँ कि इंडिया के अंदर जो हेज फंड की हिस्ट्री है वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि हमारे मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं। करेक्ट तो जितने भी मान लो हेज फंड्स जो है ब्रोकर्स वगैरह हैं वो अभी इवॉल्व हो रहे हैं, उसको समय लगेगा। लेकिन अभी हम लोग जो है ट्रांज़िशन भी कर रहे हैं, तो ग्रोथ भी हो रहा है, इसकी भी मना नहीं कर रहा हूँ मैं। दूसरा क्या है कि हेज फंड का जो सीड जो है वो यूएस, यूरोप का सीड है। करेक्ट वहाँ इस इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई थी और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। वहाँ आज भी ग्रो कर रही है, आज भी यूएस में जो हेज फंड जो है वो बहुत एक्साइटिंग है आज भी, डिस्पाइट कि वो इतना मैच्योर मार्केट हो चुका है। लेकिन इंडिया के अंदर जब मान लो देश में इतने सारे एम्प्लॉयमेंट की मान लो रिक्वायरमेंट है, तो ये नई इंडस्ट्री अगर मान लो खुलती है, तो उसमें नो डाउट इतने सारे लोग जो इंडिया के ट्रेडर्स है अनऑर्गेनाइज वे में ट्रेडिंग करते हैं, लॉसेस करते हैं, स्कैम्स में फँसते हैं। यूट्यूब में कितने स्कैम्स में फँस जाते हैं। फॉरेक्स में भी ट्राई करते हैं जो लीगल नहीं है वैसे, ये सब करते रहते हैं। इसकी जगह पे अगर हम लोग जो है अच्छा मान लो गाइडेंस दें, तो हेज फंड इंडस्ट्री में करियर बनाना अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ हेज फंड इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाने के लिए आपको एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है, वो है आपका ट्रैक रिकॉर्ड। यानी कि आप कोई भी अमाउंट से मार्केट में जो काम कर रहे हो, उस मार्केट में काम करने का एक सही ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ, चाहे 6 महीने का हो, 12 महीने का हो, 2 साल का हो, कि आपने मान लो अच्छे से कोई फंड मैनेज किया है। चाहे 10,000 का फंड मैनेज किया है, चाहे लाख का किया है, 10 लाख किया है, 1 करोड़ का किया है। हेज फंड के अंदर मान लो जब आप अप्रोच करते हो ना, तो वो लोगों को साइज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता कि भाई आप 5 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हो या 25 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हो। आपने 5 लाख का भी फंड मैनेज किया, लेकिन इतना अच्छे तरीके से मैनेज आपने किया है, रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और रिटर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में। राइट तो वो आपको कल जाके 500 करोड़ भी देंगे, 5,000 करोड़ भी देंगे ऐसा है। इंडिया में भी दे सकते हैं, बाहर भी दे सकते हैं, सैलरीज़ भी मिलती है, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ठीक है? और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, तो यहाँ पे आप ध्यान भी दे सकते हो। ओनली थिंग कंक्लूजन ऑफ द एंटायर टॉक इज़ बिल्ड अ ट्रैक रिकॉर्ड, दैट्स इट। So you are saying to build a track record. So I come across people who say कि हम 4 से 5% रिटर्न निकाल लेते हैं हाँ, मंथली. हाँ, Some even say कि हम तो 10% भी निकाल लेते हैं. हाँ, तो वो तो आके बोल देंगे कि हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी बना हुआ है. My हाँ, portfolio is already done. हाँ। So क्या build a track record? What do you mean by building a track record? Like you are saying risk management. Apart from risk management, what? वो बोलेंगे हमने 6 महीने से लॉस ही नहीं किया है. We are हुँ। getting good amount of returns. So you never know the market. The market is always up and down. Earlier you discussed about hedge fund. Now you're talking about track record. So how it is interconnected? क्लैरिटी बहुत मैंने आपको लाइक सिंपल पहले भी मैंने बताया कि ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आपने ऑडिटेड फॉर्म में सारी कॉन्ट्रैक्ट नोट को रखना है। आप भाषणबाजी करोगे ठीक है ना कि मैंने इतना रिटर्न बनाया, इतना उखाड़ लिया, उतना उखाड़ लिया। Hmm. इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करेगा, ठीक है ना? आपको करना है
पूरा डॉक्यूमेंटेशन Okay. कि जितना भी मान लो आपने रिटर्न बनाया है उसकी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन करके ऑडिट करवाओ, ठीक है। आपका जो है ट्रैक रिकॉर्ड, आप कुछ कितने लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में जो आरबीआई अलाउ भी नहीं करता है, Hmm. अगर वो जाके आप किसी को दिखाओगे आप कभी बैठ ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं। आपने एनएससी में बीएससी में पूरा जो है स्टैंडर्ड तरीके से मान लो काम किया है, भले कम कैपिटल से काम किया है तो वो ऑथेंटिक है, तो वो एक्चुअली आपकी एसेट है। Okay. जब आपने मान लो 2 साल या 1 साल या 12 महीने, 3 साल जो भी है, कोई एक अच्छी सिस्टम से प्रॉफिट किया है, चाहे भले कम हो, Hmm. वो आपका एक एसेट है। उसके ऊपर आपको बहुत बड़ा फंड मैनेज मैनेज करने को मिल मिल सकता सकता है। So basically, you are saying audited track. यस, It should be. ऑथेंटिसिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. सो हेज फंड जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इंडिया में अभी बहुत कम लोगों को इसका नॉलेज है एंड इट इज एमर्जिंग ऑल्सो. पीपल आर गेटिंग इन टू दैट मार्केट. वॉट इज हेज फंड? दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विथ यू सिंस क्वाइट अ फ्यू मंथ्स. I have seen like in hundreds of people are coming and inquiring about everyday hedge fund क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. So people are learning. Correct. So it is a emerging field you can say in the Indian market right now. कि hedge fund भी हम कर सकते हैं. So there are hedge fund managers also being built. So like you are a hedge fund manager. You was a hedge fund manager. Now you are into investment banking. Yes. Yeah. So yes. So वो अब emerge इंडिया में हो रहा है. But what do you think कि an AI, which is a technology coming right now in India, वो hedge fund manager को replace कर सकती है? ये आई थिंक काफी कॉलेजेस में, मीडिया में, सब जगह पे एक क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी जो है क्या ट्रेडिंग को रिप्लेस करेगी या नहीं करेगी, Correct. ठीक है। तो उसका मैं आपको जो है ना अभी क्या चल रहा है, जब मान लो हम लोग एचएफटी की बात करें, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की बात करते हैं, अल्गोरिथम्स की बात करते हैं और बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे बोलते हैं अपने आप को लाइक कि हम लोग जो अल्गोरिथम से ट्रेडिंग करते हैं वगैरह वगैरह। इसमें सबसे बड़ा एक जो है पहलू ये है कि अल्गोरिदम जो है वो आपको ट्रेडिंग करने में फैसिलिटेट करता है। अल्गो खुद कभी ट्रेड नहीं कर सकता। अगर ट्रेड करने भी जाएगा तो लाइक सिस्टम है, डेटा है, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी पैटर्न है। कल जाके उस पैटर्न का अगेंस्ट भी दूसरा पैटर्न भी बन जाता है। उसकी स्ट्रैटेजी को उल्टा करके कोई बड़ा फंड जो है उसके अगेंस्ट में भी काम कर सकता है। तो मार्केट के अंदर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग जो है उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। मैं बहुत बड़ा मान लो कि एक हेज फंड पूरे वर्ल्ड में नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो कम से कम जो है ना 18 से 20 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट करता है। Okay. उसका 80 टू 90% जो इनकम है वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग से आता है। ओनली 10 टू 20% जो है वो एचएफटी से आता है। और मैं आपको अक्रॉस द टॉप 20 हेज फंड को पकड़ लूं और उनकी रियलिटी को डेटा से चेक करवा कि इसका इनकम कितना टेक्नोलॉजी से आता है, जहां पे अल्गो और कंप्यूटर खुद ट्रेड मार रहा है, कितना डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग से आता है। डिस्क्रिशनरी का प्रपोजन हमेशा 75 टू 80% ज्यादा रहेगा, भले कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, क्योंकि कोई भी पैटर्न होता है, चाहे अल्गो बनाए चाहे ह्यूमन बनाए, वो पैटर्न जो है मार्केट में सस्टेनेबल नहीं। Right. हमेशा मार्केट में चेंज जो होता है वो नेसेसरी है। आज मार्केट टिकी हुई है वो चेंज की वजह से ही टिकी हुई है। अगर मार्केट में बदलाव नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो मार्केट कभी चल ही नहीं पाएगी। So yes, so you are trying That's to why say discretionary is always important. Discretionary trading is required and changes is required. You cannot follow the same strategy throughout. Absolutely. You need to keep updating, you need to keep changing and understand what is going in the market trend, what is you are trying to say. Got it. So coming to a next question. Hedge fund जो बहुत लोगों को attract कर रहा है, I'm coming again to that because people keep asking me about this. I want to understand what are the types of hedge fund managers. Oh, that's nice. So मार्केट में जो है ना पैसे बनाने के 50 तरीके होते हैं और पैसे घुमाने के भी 50 तरीके होते हैं। अब मार्केट के अंदर जब टाइप्स ऑफ हेज फंड की हम बात करते हैं, तब कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं वो मैक्रो ट्रेडर्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल्स को देख के ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस करके काम करते हैं। मैं जो है वो एविडेंस बेस्ड काम करता हूँ, ठीक है ना। तो सबकी जो है वो अपनी-अपनी स्टाइल है, अपना-अपना तरीका है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ हेज फंड में मैक्रो ट्रेडिंग हो गई, लॉन्ग शॉर्ट हो गया, क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज हो गई, ठीक है ना। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हो गई, डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हो गई। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज वेयर यू कैन मेक। अब एक चीज यहाँ मैं ऐड करूंगा
जो भी स्टूडेंट्स नया आता है उसको सारी स्ट्रेटजी एक साथ सीखने की जरूरत नहीं, अदरवाइज वो जो है वो खो जाएगा। करेक्ट। एक स्ट्रेटजी के ऊपर मास्टर करने में बहुत टाइम लगता है। आपको लगता है ये तो आसान स्ट्रेटजी, मैं तो कल ही इम्प्लीमेंट कर लूंगा, लेकिन सीखने में और उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। तो लाइक कुछ टाइप के हेज फंड्स या कुछ टाइप की मेथोडोलॉजी होती है ट्रेडिंग की, उसमें आप कुछ अपने स्वभाव के हिसाब से पकड़िए और फिर उसके ऊपर कांस्टेंट मेहनत करिए, फिर दूसरी स्टाइल को पकड़िए, फिर तीसरी स्टाइल को पकड़िए, फिर आगे जाके डाइवर्सिफाई करिए। ओके। दैट कुड बी द राइट स्ट्रेटजी टू वर्क इन एनी हेज फंड। गॉट इट। ओके, आपका जैसे मेरे को हमारी पहले कॉन्वर्सेशन हुई थी दैट यू हैव अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 6 months एंड यू गिव ऑफलाइन ट्रेनिंग आल्सो, यू डू करेक्ट। ऑनलाइन ट्रेनिंग आल्सो। सो इस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग में जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग फ्लोर है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? करेक्ट। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि मेन जड़ है सारे प्रॉब्लम्स की। जब हम लोग सीखते हैं और सीखने में हम मान लो कि कभी आगे जाके एक्सेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो बेस है ना वो है ही नहीं। आप घर पे बैठ के, ठीक है ना, सीख सकते हो, लेकिन मार्केट में पैसा मैनेज नहीं कर सकते। यू हैव टू बी इन द ग्राउंड्स। आपको जो है ना ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। और एक राइट। अच्छा ट्रेडिंग फ्लोर होता है जिसके अंदर एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे एंथुसियास्टिक लोग हैं, हम्बल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, सीआईओज वगैरह काम कर रहे हैं, रोज मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, रोज एनालिसिस कर रहे हैं, वीकली मीटिंग्स कर रहे हैं, रोज हम रिटर्न्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है ना। ये सब जो एनवायरनमेंट होता है ना उसका जब आप पार्ट बनते हो, राइट। मैं आपको बताता बताता हूँ, बिलीव मी कि एक एमबीए के कॉलेज में आप बहुत अच्छी तरीके से एमबीए करो, 5-10 लाख रुपया उसका पे करो। अगर आपका लर्निंग का जो अगर मतलब एटीट्यूड है ना वो क्लासरूम में कभी आप सीख नहीं पाओगे, जो आप ट्रेडिंग फ्लोर में आप सीखोगे। राइट। एक इक्विप ट्रेडिंग फ्लोर होना सबके बस की बात नहीं। अगर आप सिखाना भी चाहते हो ना स्टूडेंट्स को, आपके पास इक्विप ट्रेडिंग फ्लोर होना चाहिए, या आपके पास ऐसे ट्रेडिंग फ्लोर का कनेक्शन होना चाहिए जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स को भेज पाओ। करेक्ट। ऐसा। तो सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट तो ये है कि हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग कनेक्टेड है, Yeah, I हमारा was खुद का about भी। to coming या to that. How many trading floors you have? ओह माय गॉड! सो लाइक सी वी एज़ अ कंपनी वी हैव 2 ट्रेडिंग फ्लोर्स, ठीक है ना? एक Okay. इंटरनेशनल है, एक डोमेस्टिक है। Hmm. और हमारा जो है ना एक्चुअली कुछ कनेक्शंस भी है, जैसे मान लो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, कुछ एफपीआई, कुछ एफआईआईज़ है, उनके भी अपने ट्रेडिंग फ्लोर्स हैं। Hmm. तो उनके साथ भी हमारा टाई अप्स है। तो जब हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेज सकते हैं, ऐसा है। हमारा जो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेडिंग फ्लोर है, उसमें मैं यूजुअली बता दूँ कि आम स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं मिलती। Okay. क्योंकि डेटा प्राइवेसी होती है, आपके मोबाइल फ़ोन्स भी आप नहीं ले जा सकते, कुछ Right. रूल्स होते हैं, आपको वहाँ तरीके से रहना पड़ता है, क्योंकि करोड़ों Hmm. का काम हो रहा है, Right. ऐसा है। तो वहाँ पे लाइक हम लोग बहुत ध्यान रख के स्टूडेंट्स को धीरे-धीरे जो है इंस्टॉल करते हैं ट्रेडिंग फ्लोर के अंदर, फिर उसको एक एनवायरनमेंट देते हैं और फिर आगे जाके अगर उसको प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, तो उसको प्रोवाइड करते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए यही होती है कि जहाँ पे प्लेसमेंट हो ना, उसी के ट्रेडिंग फ्लोर में मैं स्टूडेंट्स को डाल देता हूँ। Okay. ताकि स्टूडेंट्स का काम हो जाए, ठीक है ना? Got it. और प्लेसमेंट्स में क्या है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको फंड मैनेज करने का मौका मिलता है, आपको एनवायरनमेंट मिलता है, आपको मेंटर मिलता है, आपको बाहर से भी हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? अंदर जाके भी कभी आपके साथ बैठ जाते हैं Correct. और सैलरी भी मिलती है आपको, और कभी मान लो कि लॉस हो गया यार, कुछ भी हो गया, तो वो इंस्टीट्यूशन का पैसा था, Correct. तो वो आपको बियॉन्ड अ पॉइंट तक झेलेंगे, इसके बाद आपको निकाल देंगे। तो निकालना भी मैं तो ऐसा मानता हूँ लर्निंग ही है। आप कम बैक कर सकते हो, दूसरी जगह पे जा सकते हो। हेज फंड इंडस्ट्री में अगर आप निकाले गए हो, तो वो आपको जो है ना वो बैंकरप्सी का टैग नहीं लगता। Right. इट्स जस्ट अ फेलियर कि आपने मान लो बोला था कि 10% ड्रॉ डाउन होगा, लेकिन आपसे हो गया 12% ड्रॉ डाउन Correct. या 15% ड्रॉ डाउन, फिर उसने आपको निकाल दिया, ठीक है Hmm. ना? तो ये कभी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना उसको नेगेटिव नज़र से नहीं देखते। सब गलती करके सीखते हैं, सब लॉस करके सीखते हैं, ठीक है ना? लेकिन कैसे आप बाउंस बैक करते हो, कैसे आप अपने आप को रीलर्न, अनलर्न करते हो, Right. वो बहुत मैटर करता है। Right. ओके, कमिंग बैक अगेन, हमारी डिस्कशन हुई ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर हाँ, कि ट्रैक रिकॉर्ड इज द मेजर रोल टू गेट करेक्ट, फंड्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस। करेक्ट। ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड कैसे करना बेहतरीन सवाल आपने जो पूछा है, ठीक है चाहिए? ना? ये स्टूडेंट्स को इसी के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली, देखो या मैं खुद सीखूँगा, ठीक है? सब जगह पे कोर्स करना, धक्के खाना, यहाँ मिलना, वहाँ मिलना, करेक्ट। अपने हिसाब से प्रैक्टिस करूँगा, अपने हिसाब से मान लो मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाऊँगा और फिर अपने हिसाब से मैं कम्युनिकेट करूँगा इंस्टीट्यूशंस को, और फिर मैं इंस्टीट्यूशन में घुसूँगा। ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 होगी। उसमें टाइम लगेगा अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो, आपका हम्म। कोई कनेक्शन नहीं है तो। दूसरा हम्म। आप क्या कर सकते हो जो ज़रूर करना चाहिए, जो हम भी करते हैं,
कि आप अच्छे मेंटर को हायर कर लो, हम्म, ठीक है, जो प्रोफेसर नहीं है, बुकिश नहीं है, वो रियल में फंड मैनेज करता है, ठीक है ना। अब मैं यूट्यूब में ऐसे 50 पोंगा पंडित है, ठीक है, वो अपने आप को बता दे कि हम ट्रेडर है, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रेडर नहीं है, वो एक्चुअली प्रोफेसर है सारे, और यूट्यूबर है। लेकिन जो हेज फंड के अंदर फ्लोर में जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है कि भाई उसको फंड मैनेज करना है, वो है ट्रेडर। हम्म, तो जितने ट्रेडर अच्छे होते हैं ना, उसमें से किसी को सिखाने की भावना है, उसको पकड़ लो, पैसा देना हो थोड़ा बहुत दे दो, ठीक है ना, उसको हम्म, पैसा, उसको मेंटर बना लो अपना, और उसी के थ्रू अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लो। ट्रैक रिकॉर्ड, तो आपका जो लर्निंग का है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कि उनके पास वो फंड के अंदर बैठा है, तो 4 तो कनेक्शन होंगे, 6 कनेक्शन तो होंगे। तो हम्म, वहाँ आपने, जैसे मान लो आपने ट्रैक रिकॉर्ड बनाया, बन गया है, तो आप बात रख सकते हो कि भाई मेरे को मौका दो घुसने का, अंदर जाने का मौका दो। रेफरेंस भी बहुत मैटर करता है, तो रेफरेंस भी आपका बन गया, नेटवर्किंग भी आपकी बन गई, तो आप जो है ना धीरे-धीरे अंदर कर जाओगे। एंटर राइट, करोगे तो फिर आप जो है दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड आपका स्टार्ट हो गया, जब आप इंस्टीट्यूशन के पैसे से फंड मैनेज कर रहे हो, तो आपका दूसरा वर्ज़न स्टार्ट हो गया। अब वो थोड़ा बड़ा पैसा है, ठीक है ना? तो उसमें आपको, अगर मान लो आपने सँभाल लिया और अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया, तो ये भी आपकी एसेट हो गई। इसको हम्म, लेके और बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हो आप, और बड़े लेवल के मैनेजर के पास जा सकते हो। सो इन अ वे द गेम इज़ नॉट टू जस्ट कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ, नेटवर्किंग करो, रेफरेंसेस क्रिएट करो, एक्सप्लोर करो अच्छे-अच्छे ट्रेडिंग फ्लोर्स को, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो योरसेल्फ। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 1, 2, 5, 10 साल का प्रोसेस है। यूजुअली लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए, इसीलिए लोग थोड़े डिफिकल्टीज में रहते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा अप्रोच रखोगे ना, 2 साल का अप्रोच, सो डेफिनिटली देयर इज अ स्कोप। डन। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल बहुत ग्लोबल ग्लोबल ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग इंडिया में चालू हुआ है, एंड एज फार एज माय नॉलेज, आई थिंक देयर आर ओनली टू कंपनीज इन इंडिया. One of them is yours, which is Rising Capital Group, who has got the permission to trade in the global market using the institutional funds. Am I right on that? यस। Yes. So I want to understand somebody who is doing domestic trading for a quite number of years, एंड ही इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ट्रेडर. अगर उसको अपना ग्लोबल मार्केट में स्कोप करना है, सो हाउ ही कैन शिफ्ट फ्रॉम डोमेस्टिक टू ग्लोबल? ओके, गुड क्वेश्चन। तो जब हम लोग ग्रोथ करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में रुपये में काम नहीं करना है, हमें डॉलर्स में काम करना है। और इंडिया में तो हेज फंड इंडस्ट्री अभी स्टार्ट ही हो रही है, लेकिन यूएस में तो इतनी बड़ी हेज फंड इंडस्ट्री, यूरोप में भी इतनी बड़ी हेज फंड इंडस्ट्री है। राइट. तो हमें मन करता है कि हम ग्लोबल भी काम करें, और वैसे ग्लोबल में काम करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को स्केल कर रहे हो, अब आप 5-10 सालों से डोमेस्टिकली अच्छा प्लेयर हो, तो आपको इंटरनेशनल जाना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। हम्म. लेकिन अ, अगर आपको इंडिया में बैठ के इंटरनेशनल जाना है, तो गिफ्ट सिटी के अलावा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। ऑल तो राइट. गिफ्ट सिटी में आप बैठ के कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस को पकड़ लो, और वहाँ पे आप सारे मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो, और फॉरेन फंड भी मैनेज कर सकते हो आराम से। तो आप डॉलर टर्म्स में कमाओगे, आप इंडिया में हो तो खर्चे आपके रूपी टर्म्स में होंगे, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा जो है, अभी दुबई भी थोड़ा डेवलप कर रहा है, तो दुबई, सिंगापुर जैसे भी जगह है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। अपने आप को अगर स्केल करना है, लोग जंप मारते हो, अमेरिका भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं। तो अगेन वहाँ जाने के लिए भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं देंगे। वो आपसे कुछ माँगेंगे कि आपने अब तक क्या किया था? तो आपके पास एक ही हथियार है, वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही है, जो रूपी टर्म्स में आपने बनाया है, ठीक है ना? राइट. दूसरी, आपकी ग्लोबल समझ अगर है, हम्म. भले आपने कम पैसे से ट्राई किया है, लेकिन आपने ट्राई किया है, तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है। और थर्ड, आप अच्छी कंपनी में अच्छे मेंटर के अंडर में हो, ग्लोबल में। हम्म. तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन सब फैक्टर्स जो होते हैं वो मदद करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही हो कि डोमेस्टिक अगर अच्छा प्लेयर है, तो ग्लोबल जाके, इंटरनेशनल जाके खेलना चाहिए, और गिफ्ट सिटी से ही मैं तो सजेस्ट करूँगा कि खेले, तो गिफ्ट ऐसा है। सिटी में ऐसी और कितने इंस्टीट्यूशंस हैं अपार्ट फ्रॉम यू? बहुत है। अभी सारे लाइसेंसेस मिलेंगे। गिफ्ट स्टार्ट सिटी हो अभी गए? लिबरल हो रही है, गिफ्ट सिटी इटसेल्फ ग्रो हो रही है, 400 के ऊपर ज़्यादा कंपनियाँ तो अभी लिस्टेड हो चुकी है यहाँ पे। तो गिफ्ट ओके. सिटी बहुत अच्छा So ग्रो करेगी। someone who wants to get into the global market can come to Gift City and start trading in the global हाँ, market. इंस्टीट्यूशंस में आपको अपना कनेक्शंस बनाना पड़ेगा। Yeah. हाँ, ऐसा है कि आपको आप थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, Yeah. मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, आप कर सकते हो आराम से। Institutions, Rapo, coming to a very layman language, people who are not into trading and interested in doing in the global market directly, वो आ सकते हैं? इंस्टीट्यूशंस मतलब जो ट्रेडर्स हाँ, ऑलरेडी नहीं है, नहीं मतलब है। कभी किया ही नहीं अच्छा, है,
एंड उनको डायरेक्ट ग्लोबल मार्केट में आ स्टार्ट सकते करना हैं, है, बिल्कुल आ सकते हैं, फ्रेशर्स जो यस होते यस हैं बिल्कुल आ सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। सो ये ग्लोबल मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो डोमेस्टिक से अलग होती है कि यस सेम होती है? नहीं, सब कंट्री की ट्रेडिंग अलग है, सब ओके, कंट्री के रूल्स अलग है, सब कंट्री की कंप्लायंसेस अलग है, सब कंट्री की मार्केट अलग है। तो सबका मान लो आपको एक्सपोज़र ग्लोबल मार्केट में मिलता है। रशिया की मार्केट थोड़ी अलग है, यूएस में अभी अलग हालात हैं, यूरोप में अभी अलग हालात है, ठीक है ना? कंट्री स्पेसिफिक भी बात करें तो वियतनाम अब इमर्जिंग मार्केट लग रहा है सबको ऐसा है। एशिया में भी कुछ जापानीज़ मार्केट है वो अभी राइज़ कर रहा है ऐसा है। यूरोप के कुछ हम्म, मार्केट्स है जैसे मान लो कैक है, फुट्सी वो अपने लेवल पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट्स है। जापान का भी जैसा अब आपने बताया, ठीक है ना? तो इस तरीके से सभी मार्केट्स अलग है और एज़ अ ट्रेडर आपके अंदर एक गुण होना चाहिए वो है अडैप्टेबिलिटी। हम्म, आप सारे मार्केट्स में अपने आप को अडैप्ट कर पाते हो, सारे एसेट क्लास में अपने आप को अडैप्ट कर पाते हो। करेक्ट, फिर वो जो स्किल मिलती है आपको, वो स्किल फिर जाके इर्रिप्लेसेबल हो जाती है। आपका महत्व जो है, वो घटता नहीं और ये लर्निंग जो है, उस कॉन्टेक्स्ट में ही होनी चाहिए, आपको ऑल-राउंडर बनना है। राइट, हाँ, हालाँकि ऐसा भी आपको फ़ोकस भी लूज़ नहीं करना है। तो पहले मान लो 1-2 साल पकड़ोगे, कुछ नीश एरिया आइडेंटिफ़ाई करो, उसमें आपके पैर अच्छी तरीके से जमा लो। फिर दूसरे नीश एरिया को पकड़ो, फिर वहाँ पैर जमा लो, फिर तीसरे को पकड़ो। 10-15 साल में आपके पास अच्छा जो है, वो लाइक एक बन जाएगा एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र। राइट। फिर अब आप अपने आप खुल सकते हो अपने आप। बहुत बड़े लेवल पे खोल सकते हो। सो यू आर ट्राइंग टू से कि ग्लोबल मार्केट में कोई भी एक तो जा सकता है, यस। एंड ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए जो अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज, जो एल्गोरिदम्स, जो आप बोलते हो कंजर्वेटिव ट्रेडिंग आप लोग करते हो, तो वो अगर किसी को सीखना हो, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीबडी टीचिंग राइट नाउ कि ग्लोबल मार्केट में तुम जा कैसे सकते हो या हेजिंग कैसे कर सकते हो। हुँ। देयर इज, आई डोंट थिंक सो देयर इज नोबडी इन इंडिया हु इसके इज लिए भी इवन, ट्रेडिंग फ्लोर चाहिए। यस, हु इज इवन इवन टॉकिंग अबाउट इट कि कैसे कर सकती है, इवन नॉट इवन डिस्कसिंग हुँ। कि ग्लोबल मार्केट में जाना है या लीगल हेजिंग तरीके से, करनी है, लीगल बार-बार तरीके से, यस। ऑफ कोर्स, यस, लीगल तरीके से। हाँ। सो अगर किसी को सीखना हो ये चीज, तो बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं कि ये सीखना है तो मुझे दुबई जाना पड़ेगा बिकॉज वो टैक्स फ्री जोन है, इंडिया में नहीं हो सकता ये, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो अवेयरनेस बेसिकली इन द इंडियन मार्केट कि वी कैन डू दैट इन गिफ्ट सिटी ऑल्सो। हुँ, But if somebody wants to genuinely learn हुँ। where they are supposed to go. एक ही ऑप्शन है, गिफ्ट सिटी का भी ऑप्शन है और कुछ जो ग्लोबल ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि मैं ही मेंटर हूँ मार्केट में। अच्छे मेंटर्स होते हैं, बाहर की कंट्री में भी होते हैं, वहाँ से भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है ना? आप अपनी लर्निंग्स में पैसा डालो। अगर Right. आप बहुत क्लियर हो कि नहीं मुझे ग्लोबल मार्केट्स में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, आपको अपनी लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें करनी ही पड़ेगी। लेकिन सबसे अच्छा जो है ना मान लो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो मेंटर का चुनाव। Correct. अच्छे मेंटर का चुनाव जो है ना बहुत मैटर करता है। Genuine. दूसरा जेन्युइन और दूसरा क्या होता है कि उस मेंटर की जो है ना वो सिखाने की और देने की भावना हो। Correct. ये आपको थोड़ा वेरीफ़ाई करना पड़ेगा और वो मेंटर थोड़ा होना चाहिए, एक्सपीरियंस मेंटर होना चाहिए, उसने भी मार्केट्स में काम किया होना चाहिए, उसका भी खुद का नेटवर्क होना चाहिए। तो फिर आप जो अपने लर्निंग्स के ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। लर्निंग्स में अपग्रेड करने के बाद ये सब कुछ करने के बाद भी फेल हो सकते हो। Hmm. तो ये भी तैयारी रखनी चाहिए कि कभी ग्लोबल मार्केट समझ में नहीं आया, मेरा पल्ला ही नहीं पड़ रहा है, मैं तो इंडिया कर रहा था वही ठीक है। तो उसमें भी गलत नहीं, यू कैन कम टू द बेसिक्स ऑलवेज़। बट Yeah, of ये सब course. चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम आती है। आपके एक-एक फेलियर आपने ग्लोबल ट्राई किया, आपको जमा नहीं, आपको नुकसान हुआ, आपने छोड़ दिया, ले फेलियर जो है ना बहुत काम का All right. है, ऐसा है। सो एक और मिथ है और या एक और क्वेश्चन है, आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो ऑलरेडी डोमेस्टिक कर रहे हैं, वो मेरे पास आते हैं ना कि मुझे पूछते हैं कि अच्छा हम ग्लोबल मार्केट आप कर रहे हो, आप फॉरेक्स भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो वेयर देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कि अगर हम आपके पास आके फॉरेक्स करें, तो हमको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, हमको जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन्स आई कम अक्रॉस। So हुँ। there are traders who genuinely come and say कि हम आपके साथ एसोसिएट होएंगे ओनली ऑन अ कंडीशन कि हमको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये एक मिथ है या इसमें कुछ और भी क्लैरिटी हम दे सकते हैं ट्रेडर्स को कि टैक्स तो आपको भरना ही है वेदर यू सिट इन इंडिया और हुँ, इंडिया से हुँ, अगर आप फॉरेक्स ऑपरेट कर रहे हो। हुँ। बट एक डिफरेंस, वी हैड अ कन्वर्सेशन लॉन्ग बैक जो आपने बताया था कि वो अगर आप कंपनी फॉर्म करके कर रहे हो तो देयर इज समथिंग करेक्ट, ऑन दीज करेक्ट, लाइन्स। करेक्ट, जस्ट करेक्ट, गिव अ क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट करेक्ट, कि ये भी बहुत ट्रेडर्स क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट। हाँ, तो जब भी गिफ्ट सिटी का नाम आता है तब लोग ऐसे सोचते हैं कि टैक्स नहीं हाँ, भरना स्पेशल पड़ेगा। इकोनॉमिक हाँ, ज़ोन है, ये हाँ। है।
और टैक्स नहीं भरना इंडिया में तो पड़ेगा। वैसे भी मान लो ट्रेडिंग के ऊपर इतना टैक्स गवर्नमेंट लेती है, तो सबको लगता है गिफ्ट सिटी में जाके मैं टैक्स बचा लूंगा। करेक्ट। लेकिन एक क्लैरिटी रखनी बहुत जरूरी है, गिफ्ट सिटी में इंस्टीट्यूशंस को टैक्स में राहत मिलती है, इंडिविजुअल ट्रेडर्स को राहत नहीं मिलती। हाँ। इंडिविजुअल ट्रेडर्स की कोई मान लो गिफ्ट सिटी में कोई ऐसी मान लो है ही नहीं रजिस्ट्रेशन की आप जाके कर सको, करेक्ट। तो आपको इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन आपको क्या रेम्यूनरेशन देगी, आपको वो सैलरी देगी, वो इंसेंटिव्स देगी, ठीक है ना। तो उसमें जो इंडिया में आप कमाते हो, जो नॉर्मल टैक्सेस आते हैं, वो आपको भरने पड़ेंगे। हाँ, ओके। इंस्टीट्यूशंस को राहत है, उन्होंने मान लो जिस तरीके की रेगुलेटरी स्कीम्स जो है वो अप्लाई की है, इसमें जो बेनिफिट मिलते हैं वो लाभ है इंस्टीट्यूशन को, ऐसा है। करेक्ट। तो आपको अगर टैक्स बेनिफिट लेना है तो आपको अपना गिफ्ट सिटी में फॉर्म स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर यस। करवाना पड़ेगा। अगर आपको मान लो कि इंडिविजुअल ट्रेडर्स अगर आपको बनना है और गिफ्ट सिटी में आप काम कर रहे हो, तो सैलरी और इंसेंटिव इतना आता है, उसमें सरकार को दे दो। क्या जाता है आपका, इतना आप डॉलर टर्म्स में कमा रहे हो, ठीक है ना, गिफ्ट सिटी में बैठ के, तो थोड़ा सरकार भी ले ले, इसमें क्या फर्क पड़ता गॉट इट। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि अगर किसी को टैक्स बचाना है ग्लोबल मार्केट में काम करके, सो यू नीड टू फॉर्म योर ओन कंपनी, है। यस, register yourself in Gift City, have your own set of funds यस, to save taxes. ये taxes special economic zone is for the companies who are already registered Correct. in the Gift City. But if you are associated with any institution, like you are getting funds for the institution market, there you can save taxes, I Correct. believe. Am I right on this? ओके। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, अगर कोई ट्रेडर बोलता है कि चलो मैंने आपसे सीख लिया, हाँ। आपसे ट्रेनिंग ले ली, हाँ, मैंने ग्लोबल भी सीख लिया, मैंने हाँ। डोमेस्टिक भी सीख लिया, सब सीख लिया, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मनी, द रेम्युनरेशन पार्ट, द सैलरीज, आई कम टू बीइंग स्पेसिफिक, तो वो क्या रहता है उनका? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सब स्टूडेंट्स पूछते हैं हमें कि भाई, तो 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो मेरी प्लेसमेंट की गारंटी है, वो Yeah, गारंटी वर्ड right, यूज़ करते हैं, ठीक है। right. दूसरा वो लोग पूछते हैं कि कितना पैसा मिलेगा यार? इतना पैसा, जैसे हेज फंड में बोलते हैं कि तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 30,000 40,000 पर मंथ चालू हो सकती है। अरे इतनी कम सैलरी यार, वैसे है। तो मैं आपको उसमें क्लैरिटी देता हूँ, क्या होता है हेज फंड के अंदर इंडिया में अगर मैं आपको बताऊँ तो मिनिमम जो फ्रेशर होता है, उनकी सैलरी 25-30,000 से ही स्टार्ट होती है। Okay. चाहे मुंबई से करे तो भी, ठीक है। Okay. हेज फंड जो है वो सैलरी का गेम नहीं है। हम्म। हेज फंड जो है वो इंसेंटिव का गेम है, Okay. कि आप अपने अंडर द बेल्ट कितना पैसा मैनेज कर पा रहे हो। अगर आप साल का 15% रिटर्न जनरेट कर रहे हो, ठीक है ना, आप 1 करोड़ के बेसिस के ऊपर 15 करोड़ जनरेट कर रहे थे, फिर 10 करोड़ के बेसिस के ऊपर कर रहे हो, 100 करोड़ के बेसिस के ऊपर कर रहे हो, 1000 करोड़ के बेसिस के ऊपर कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कंसिस्टेंट हो कोई भी लेवल के पैसे के ऊपर। दूसरा क्या होता है कि जब आप 1500 करोड़ का या 1000 करोड़ का फंड मैनेज करते हो और 15% बनाते हो, तो वहां इंसेंटिव्स तगड़े आते हैं, फिर सैलरी दिखती भी नहीं, इतने तगड़े आते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट में लाइक हमारे साथ तो काम भी करते हैं, कितने लोग हैं जो महीने का 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक भी कमा Correct. लेते हैं, Yes. ऐसा है। Yes. तो वो इंसेंटिव से कमाते हैं, सैलरी से नहीं कमाते, ठीक है ना। दूसरा, हेज फंड भी मान लो सैलरी वाले बंदे को प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं करते। कम सैलरी ले ले, अपनी बेसिक सिक्योरिटीज फुलफिल करने के Fulfill लिए, कर। तू कमा के दे हम, ठीक है ना, तुम कमाओगे हम भी कमाएंगे, ऐसा है। तो ऐसे वो देखती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अ, अगर आप कम फंड मैनेज करते हो, ठीक है ना, आप 1, 2, 5 करोड़ फंड मैनेज करते हो, 15% आप रिटर्न निकाल के देते हो, मान लो, ठीक है। फिर आप 50 करोड़ के फंड में जाते हो, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। रिटर्न्स 15% निकालने की चैलेंजेस बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में बड़ा पैसा जब आप मैनेज करते हो, अपने चैलेंजेस और है। Correct. उसी फंड को आप 5000 करोड़ का फंड मैनेज करते हो, मान लो, ठीक है, आप सीआईओ, आपके नीचे मान लो 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग काम करते हैं, चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। अगर 5000 करोड़ के फंड के बेसिस के ऊपर आपने 15% रिटर्न हर साल मान लो नॉन डायरेक्शनल रिटर्न दिया, यू आर द गॉड, यू आर द एम्परर। आपको मान लो 5000 करोड़ के फंड के ऊपर 5000 करोड़ का फंड मिल सकता है, दैट द इंसेंटिव गेम स्टार्ट्स लाइक एनीथिंग। तो एक और मिथ कि रिटर्न्स को बढ़ाना सबसे बड़ा परसेप्शन है जो गलत फहमी में लोग जीते हैं। फंड को बढ़ाना इज द राइट एटीट्यूड, और चैलेंजेस जो है वो रिटर्न्स जो होते हैं वो बढ़ाने में नहीं आती है, फंड को बढ़ाने में चैलेंजेस बहुत आती है, ठीक है। तो ये माइंडसेट क्लियर करना चाहूंगा मैं आपके दर्शकों That को, is in the global perspective or सारे domestic? पर्सपेक्टिव से। जब Any. आप पैसा आप जितना बढ़ाओगे ना, क्योंकि मार्केट है, आपका लॉस किसी का प्रॉफिट है, Correct. किसी का मान लो कि लॉस आपका प्रॉफिट है। जब आप मान लो सक्सेसफुली 2000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हो, तो आपकी नजर, आपके ऊपर नजर 50 होगी, और वो 50 बंदे कोई आम आदमी नहीं, वो स्मार्ट आदमी है। Correct. वो आपकी जेब में से प्रॉफिट निकालना चाहता है, ठीक है ना। हम्म। तो वहां पे जो है उसको आप कैसे मान लो कि जो है ना, जो बोलते हैं ना कि दिखा भी नहीं सकते कि मेरे पास 2000 करोड़ का फंड है,
और मैं मैनेज भी कर गया, मार्केट को भी पता नहीं चला और 15% में निकाल भी लिए। वो चैलेंज जो है ना, वो चैलेंज में अच्छे-अच्छे लोग पास नहीं हो पाते। Got it. ऐसा So है। basically तो you are गेम रिटर्न saying नहीं, रिटर्न का गेम return नहीं is है। not the game, but इंडिया में लोग बहुत ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं मेरे को 5% तो चाहिए, मुझे 10% तो हाँ, चाहिए हाँ, ही, हाँ। भाई इतना तो मैं लेके ही आता हूँ आग बंद करके. So you are basically trying to say game is not how much return you are getting from the amount of set funds you have. करेक्ट। You should focus more on getting more amount of funds फंड्स and less amount of एंड return. कंसिस्टेंसी ऑफ 15-20% जो आप बना रहे हो हर साल निकले। Yes, consistency. Of course, he is coming to one more point on this कि expectation of return कितना होना चाहिए. देखो ये लाइक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन है कि कितना होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी जो है ना मार्केट में लोगों को 15% भी अच्छा लगता है, कभी कभी मार्केट में 50% भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो हमेशा जो है ना उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि बेंचमार्क ने कितना परफॉर्मेंस किया, यानी कि निफ्टी यूएस में आप बोलो डाउ जोन्स ने, S&P 500 ने, तो बेंचमार्क के सामने आपका कितना परफॉर्मेंस है। अगर मान लो बेंचमार्क ने इस साल जो है 20% रिटर्न दिया है और आपने मान लो 25-30% बनाया, बेंचमार्क में ड्रॉडाउन जो आता है, यानी कि कितना मान लो जब रिटर्न ऊपर नीचे होती है तो कितना नीचे गए, तो ड्रॉडाउन मान लो कि बेंचमार्क में 5% ही था, लेकिन आपका ड्रॉडाउन मान लो 3% ही था। Right. तो आपने दोनों एंड से मार्केट को बीट किया है, आप बड़े शानदार हो, आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, स्टैम्प मार्क लग गया आपके ऊपर। अब वही परफॉर्मेंस आप 3 साल कंटिन्यू कर पाओगे, वही परफॉर्मेंस आप 5 साल कंटिन्यू कर पाओगे। अगर कर पा रहे हो तो आप बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर बनोगे, उसमें कोई शंका नहीं, बहुत बड़ा फंड मैनेजर मिलेगा, आप करोड़पति बन जाओगे, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो रिटर्न्स से ज्यादा कंपैरेटिव रिटर्न्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और दूसरा, रिटर्न्स के साथ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो होते हैं, यानी कि आप 10% रिटर्न लेने की कोशिश कर रहे हो लेकिन रिस्क का 50% ले रहे हो, Correct. 60% ले रहे हो, कभी कुछ हो जाता तो आपके फंड आधे हो जाते हैं, इतनी रिस्क ले रहे हो, तो फिर वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं है। तो कंपैरेटिव रिटर्न्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स, Consistent. ये 3 जो है ना वो पहलू है। इस 3 में आप कितना लॉन्ग टर्म हॉर्स बन पाते हो, वो मेन चीज है। Correct. इसीलिए ये लंबी लड़ाई है, छोटे जो है उस 2 So वाले basically 3 you are महीने वाले टिकट नहीं trying यहाँ to, पे। yes, you are trying to say कि लालच मत करो, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में ज्यादा करेक्ट, फोकस करो करेक्ट। एंड more of conservative trading करो प्रोसेस is का what गेम है, रिजल्ट का you गेम नहीं are बनना। saying. Got it. Okay. I come across people who say कि हमको नहीं सीखना है आपसे, हाँ, हाँ हमको अपना खुद का हेज फंड चालू करना है. We अच्छा, have lot of money. We come across lot of investors across in our everyday life. Somebody who comes to you and say कि I want to start my own hedge fund. So ओके। is that possible? और ऑफ कोर्स अपना हेज फंड चालू कर सकते हो। देखो आपने पूछा कि आपसे नहीं सीखना, देखो सीखना तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमसे सीखे, सीख तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपना जब हेज फंड चालू करते हो तो पहला तो ये बात है कि आप खुद एक ट्रेडर होने चाहिए। Okay. अगर आप ट्रेडर नहीं हो ना, डिफिकल्ट, या आप इन्वेस्टर होने चाहिए आपके, तो आपके पास ट्रेडर होने चाहिए जो Correct. आपके भरोसेमंद ट्रेडर है वैसे। Correct. तो ट्रेडिंग स्किल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, आपके पास टीम होनी चाहिए। 2 ट्रेडर से आप फंड मैनेज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. ठीक है ना, क्योंकि 2 ट्रेडर तो कभी भी बीमार हो सकते हैं, उनको लॉस भी आ सकता है, उसके दिमाग भी खराब हो सकता है 4 महीनों के लिए, तो क्या करोगे फिर, आप फंड अंडर परफॉर्म करेगा। तो आपके पास वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स ज्यादा होने चाहिए ताकि आप डाइवर्सिफाई कर पाओ, ठीक है। और फिर उसका अगेन डॉक्यूमेंटेशन और ट्रैक रिकॉर्ड की बात आती है, उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करो। और जब भी मान लो प्रॉब्लम्स आते हैं तो कम बैक करो, बाउंस बैक करो, ठीक है ना। ये एटीट्यूड जो है आप जब पेपर पे लेके आते हो तब आप हेज फंड क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हाँ, बिल्कुल कोई भी बंदा हेज फंड क्रिएट कर सकता है, यू नीड अ कैपिटल एंड यू नीड अ टीम। और अच्छा प्लेस चाहिए, गिफ्ट सिटी अच्छा प्लेस है, और अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो कोई भी प्लेस से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। So what is the amount you need? मिनिमम अमाउंट कितनी, Minimum amount. देखो मैं तो ऐसा शुरू में पैसा नहीं है तो एडवांटेज है, क्योंकि डूबेगा पैसा, ट्रेडिंग में ट्रायल एंड एरर होती है, लॉसेस होते हैं और डूबते हैं। तो अब मान लो कि सीखने के चक्कर में आप हेज फंड चालू कर रहे हो तो वो एक बिजनेस ही है। तो शुरू में अगर मान लो आपके पास कम पैसा है ना, मैं एडवांटेज मानता हूँ उसको, ठीक है। उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे 2 साल में, वो आप इसमें से कर लोगे तो आपका कम लॉस हो जाएगा, फिर धीरे-धीरे आप बढ़ा सकते हो। तो मैं ऐसा मानता हूँ 5-10 लाख से स्टार्ट करना चाहिए। Okay. ज़्यादा से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, 5-10 लाख से स्टार्ट करो, 5 लाख से स्टार्ट करो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। कम फंड है, मज़ा नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। फिर आगे जाके जब आप सेट हो जाओ तो फिर धीरे-धीरे बढ़ा देना, आहिस्ता-आहिस्ता। This you're talking about the domestic market, right? हाँ, डोमेस्टिक मार्केट। अगर किसी को इंटरनेशनली अपना हेज फंड चालू करना मिनिमम है, $25,000 होना चाहिए। okay.
$25,000 to start your international market. Hedge USD. fund. Yeah. USD. Got it. ओके हमने आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये भी सुना था हाँ कि आप बहुत सारे पॉडकास्ट करते हो हाँ, यू हाँ। कॉल हेज फंड मैनेजर्स हाँ हाँ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर हाँ। पीपल हु कम एंड टॉक अबाउट ठीक व्हाट है। इज द फ्यूचर कि आगे किस चीज में आप ग्रो कर सकते हो व्हाट इज emerging in the market अभी ट्रेंड में चल क्या रहा है so in if you are in a hedge fund industry what is the importance of networking ओके, बढ़िया सवाल है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें पहले मैं ऐड करूँगा, थोड़ा विस्तार से उसका आंसर देता हूँ आपको। कोई एक ट्रेडर होता है ना, वो एक्चुअली आइसोलेशन में जीता है, okay अपनी लड़ाई खुद की, हाँ ठीक है ना? तो मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, तो वो बहुत लड़ाई लड़ता है। हम्म। इमोशनल लड़ाई होती है, सेंटिमेंटल लड़ाई होती है, कैपिटल की लड़ाई होती है, इंटेलिजेंस की लड़ाई होती है, ठीक है ना? yeah pressure प्रेशर, basically साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं। तो Yeah. आइसोलेशन में अगर कोई ट्रेडर है, ठीक है ना? उसमें से बाहर भी निकल सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो खत्म हो जाएगा। वो गलत स्टेप भी ले सकता है, वो अपने आप को डिमोटिवेट भी फील करवा सकता है, वो इंडस्ट्री भी चेंज कर सकता है, कभी-कभी ट्रेडर सुसाइड भी कर लेते हैं, इतना हो जाता है, oh ऐसा है। हम्म। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी ट्रेडर अगर मान लो कोई एक आइसोलेशन में से है ना, तो उस आइसोलेशन में से उसको निकालना ज़रूरी है। हम्म। इसके लिए एक आधा मेंटर हो जाए और एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जाए, ठीक Correct. है? तो क्या है कि दो बात करता रहेगा, किसी से प्रॉब्लम सॉल्व शेयर करेगा, उसमें से 2 चीज़ सीखेगा, मेरी 2 चीज़ उनसे शेयर करेगा, ठीक है ना? तो ये जो आइसोलेशन में से वो उस बंदे को यहाँ लेके आते हैं ना, एक राइट एनवायरनमेंट में जहाँ पे ट्रेडिंग फ्लोर में 4 दोस्त बन गए, 4 चीज़ उनसे सीखी, 4 चीज़ें मैंने शेयर भी की वगैरह ऐसा कुछ किया हम्म। और मेंटर भी साथ में है और प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसकी डिस्कशन भी हो रही है। हम्म। तो वो जो मैं आपको साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन बता रहा हूँ ना, वो ब्रेकडाउन मोस्टली नहीं है। हम्म। अच्छे एनवायरनमेंट का फ़ायदा ये है। चाहे वो वर्चुअली ले या फिज़िकली ले, ये होना चाहिए, ठीक है ना? फिर क्या होता है पता है कि मार्केट चेंजिंग रहती है और सबके अपने-अपने तरीके हैं पैसे कमाने के Correct. और सबना एक अनुभव और विज़डम है। हम्म। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उस एनवायरनमेंट में एक और चीज़ ऐड करते हैं हम्म। कि जो भी मान लो बड़े-बड़े हेज फंड मैनेजर जो है वो सक्सेसफुल है या कुछ फेलियर भी है, जो भी है, हम्म। उसको उठा के लेके आओ और उसका अपना ज़िंदगी का जितना भी एक्सपीरियंस है, वो शेयर करवाओ। Correct. तो मैं अभी जिस सिचुएशंस में पसार हो रहा हूँ, तो शायद मुझे 2 आंसर वहाँ से मिल जाए, 4 Correct. आंसर वहाँ से मिल जाए Correct. और उसके साथ मेरा कनेक्शन बन जाए। उसको मैं पसंद आ गया, मेरी स्टाइल पसंद आ गई, मेरे को उनकी स्टाइल पसंद आ गई। तो कल जाके वो भी तो 25 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, वो भी Correct. अलग-अलग बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। तो वहाँ कभी प्लेसमेंट की लिंक आ गई, वहाँ कभी Right. मान लो अपॉर्च्युनिटी आ गई, तो वो शायद मुझे भी रिमाइंड कर सकता है, मैं भी उसको रिमाइंड कर सकता हूँ। Correct. तो इस तरीके से अगर मान लो आप पहले मैंने आपको बताया यू ब्रेक द आइसोलेशन देन यू बी इन द गुड एनवायरनमेंट, बी विद द गुड पीपल। मेरे मेंटर हमेशा कहते थे कि अगर आपको ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना है ना, चेंज योर सर्कल। Right. आप अभी 5-10 लोगों से जो रोज़ बात करते हो ना, Right. वो किस लेवल के बंदे हैं, उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी, क्या नेगेटिविटी, उसको आप ब्रेक करके अगर आप 5-10 ऐसे लोगों से जुड़ते हो, जहाँ पे सर्कल ही आपका चेंज हो रहा है, Correct. आपका इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर आगे जाके उसमें भी आपको ग्रोथ करना है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में घुस जाओ, जहाँ पे विज़डम देने वाले लोग हैं और लगातार ये हो रहा है, लगातार ये हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। 2 ढाई 3 साल आप उस एनवायरनमेंट में रह के तो देखो, Basically, क्या you're saying ट्रांसफॉर्मेशन होता है। you should have a good working environment. एब्सोल्युटली। You are और trying to यहाँ say पे that. नेटवर्किंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखो मान लो मैं आपको बताऊँ ये मार्केटिंग जैसा चीज़ है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है ना? लेकिन आप दिखोगे नहीं ना, तो फिर जो है वो आप अपने कम्फर्ट ज़ोन के अंदर ही रह जाओगे। आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है ना? कोई एक अच्छा गेस्ट फैकल्टी आया, हम्म। आपकी चाय पीते-पीते उनकी दोस्ती हो गई, ठीक है ना? आपने बताया देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसने आपको फॉर्च्यूनेटली लक अच्छे है तो इंटरेस्ट ले लिया। Correct. अब वो कोई बड़े सेटअप में बैठा है, हम्म। उठा लेगा आपको। Correct. ऐसा है। तो यहाँ से जो है ना फ़र्क पड़ता है, ये लक बहुत काम आते हैं। ऐसे काफ़ी लोगों के जो है ना करियर लाइफ़ चेंज हुए हैं। इसीलिए इस मैंने आपको बताया कि मैंने जो बोला कि इस एनवायरनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन में ट्रेडर्स को नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे मानना है। एंड दैट्स व्हाई नेटवर्किंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। So one last question I'll come to you. How important is your psychological mindset required when you are into a trading industry? साइकोलॉजी The calmness, the patience, एब्सोल्यूट how much patience you have. I mean, I think people who are into trading they should do yoga, they should do meditation. एब्सोल्यूटली That is the most major role every trader should follow एब्सोल्यूटली because I एब्सोल्यूटली believe there is lot of pressure people have in trading and that's why networking and good working environment is required. करेक्ट। Cool.
So Correct. I got to know a lot of answers from you. Okay, it was lovely having a conversation with you. बहुत सारा insights मिला financial market का, and how important is practical learning required into this financial industry, because nothing can be done theoretically. Everything in the financial sector requires practicality. So it was lovely, बहुत knowledge मिला, बहुत confidence आया, clarity हुई कि स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लॉन्ग टर्म में हम कैसे कर सकते हैं. इट वाज अ लवली पॉडकास्ट. जस्ट टू लाइनर कंक्लूडिंग कि व्हाई पीपल शुड गेट एसोसिएटेड विद एनसी वेल्थ और गेट एसोसिएटेड विद निशान चौहान, इफ यू कैन कंक्लूड. या देखो, मेरा तो ऐसा मानना है कि जो मैं लाइक इंटेंशन से काम कर रहा हूँ, वो इंटेंशन ऐसा है कि पूरी डेडिकेशन से हम लोग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, कोर्स नहीं करवाते, ठीक है? जिन लोगों को इंस्टीट्यूशंस के अंदर करियर बनाना है और इंस्टीट्यूशंस का पैसा मैनेज करना है और थोड़ा लंबा नज़रिया 1-2 साल का, वो ज़रूर हमें रीच आउट करें। क्योंकि अगर मान लो आपके अंदर वो एटीट्यूड है, आपके अंदर वो होराइज़न है, आप अपने आप को मान लो कंफर्टेबल फ़ील करते हो अपने अंदर जो है 50,000 से 1-2 लाख तक का मान लो अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना? उससे भी कम में हम लोग करवाते हैं वैसे। तो वी आर द राइट पीपल इन इंडिया, जिस प्राइस पे, जिस फीस में हम लोग करवाते हैं 50,000 से 1 लाख लेते हैं, ठीक है ना? ऑफलाइन का हम लोग 1 लाख का प्राइस लेते हैं, ऑनलाइन का हम लोग 50,000 का प्राइस लेते हैं, ठीक है ना? एंड प्राइस इज डायनेमिक, अप एंड डाउन. हाँ, वो डायनामिक होता है बिकॉज़ कॉस्टिंग बढ़ती है। अभी मान लो जो फैकल्टी है, वो भी मान लो तगड़ी फैकल्टी लेके आते हैं। जो रियल हेज फंड मैनेजर, उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो मैं स्टूडेंट से ज़्यादा माँगता हूँ, ऐसा है। राइट. तो ये एक्चुअली एक एनजीओ की तरह हम सोचते हैं, ठीक है ना? कॉस्ट जो भी होती है, वो स्टूडेंट्स को पास करते हैं। एजुकेशन में से ज़्यादा कमाने का कभी सोचा ही नहीं, ये बिज़नेस ही नहीं है, ये मिशन है और पूरे इंटेंशन से, पूरे भाव से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? दुआएँ भी बहुत मिलती है इनसे, बहुत दुआएँ मिली। काफ़ी स्टूडेंट्स के हमने लाइफ चेंज हुई है हमारे साथ जुड़ने के बाद। काफ़ी प्लेसमेंट्स करवाई है, खुद की कंपनी में इतने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है, ठीक है ना? तो इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चीज़ें कोई देने का प्रयास भी कर पाए। देने की बहुत कॉस्टिंग आती है, बहुत पेन होता है इन सब चीज़ों को देने के लिए। लेकिन हम लगे हुए हैं क्योंकि हमें वही 50 और 200 ट्रेडर्स चाहिए कल के, वही जो है हमारा जो है फ्यूचर बनाएँगे, देश का भी फ्यूचर बनाएँगे। Done. Thank you so much. It was a very turning point in today's episode. We hope you all find a valuable insights and practical learning that will all help you in the financial market. And please, जिसको भी सीखने की zeal है और कमाने की zeal है, where sky is the limit in the trading financial sector, do connect with Nishan Chauhan. For more details, I'll just put on the number and the email ID of his company, so you can directly connect with him and join. Thank you so much. This is Ridhima signing off. Have a good day. Thank you.